नमस्कार। आज के इस मार्केट एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट से जुड़ा इतना सारा डेटा है ना कि पहली नज़र में सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस पूरी उलझन को हम एक बहुत ही क्लियर और आसान विजुअल रोड मैप में बदलने वाले हैं, ताकि हर एक आंकड़ा आपके लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल मैक्रो संकेत, फिर बात करेंगे करेंसी और एफआईआई डेटा की, उसके बाद आएगा हमारा अर्निंग स्कोर कार्ड और कुछ बड़े कॉर्पोरेट अपडेट्स। फिर हम वेदांता डिमर्जर की उस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, जो है ग्लोबल मैक्रो संकेत और विदेशी बाजारों का हाल। अब जरा अमेरिकन मार्केट्स पर नजर डालिए। वहां एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। डाउ जोन्स सीधे 1.5% की शानदार तेजी के साथ ऊपर गया है। और आपको पता है इसका सीधा असर कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल हमारे गिफ्ट निफ्टी पर। जहां हमारा डोमेस्टिक मार्केट बंद होते समय लगभग 24,000 के स्तर पर था, वहीं अब गिफ्ट निफ्टी उछलकर 24,200 के पार जाता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब अपना मार्केट खुलेगा ना, तो हमें लगभग 200 पॉइंट का एक भारी भरकम गैप अप देखने को मिल सकता है। कमाल की बातें है ना? लेकिन रुकिए, इस पूरी हरियाली के पीछे कुछ अनिश्चितताएं भी छिपी हुई हैं। दरअसल अमेरिका के जीडीपी के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। बाजार को उम्मीद थी 2.2% की, लेकिन असल आंकड़ा आया है सिर्फ 2.0%। अब देखने में ये मामूली सी गिरावट लग सकती है, लेकिन ये साफ इशारा कर रही है कि अर्थव्यवस्था के अंदर अभी भी काफी वोलैटिलिटी और उथल-पुथल बनी हुई है। सब कुछ उतना स्टेबल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम घरेलू बाजार की चुनौतियों को समझेंगे, खास तौर पर करेंसी और एफआईआई डेटा के नजरिए से। तो यहाँ एक काफ़ी चिंताजनक बात सामने आ रही है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गिरा है। जरा सोचिए, इस दौरान इसने 95.30 से लेकर 95.33 तक के लेवल्स को टच किया है। हमारी करेंसी का इस तरह से लगातार गिरना बाजार की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए एक काफ़ी कमज़ोर और चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। और ये आंकड़ा तो पूरी कहानी ही बयां कर देता है। बाजार पर असली दबाव दरअसल विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज की तरफ से आ रहा है। ये लोग भारी मात्रा में इक्विटी डंप कर रहे हैं। आप बस नंबर्स देखिए, लगभग 8,000 करोड़ रुपए की भयंकर बिकवाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने घरेलू निवेशकों या डीआईआईज की बात करें, तो उन्होंने सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए की ही खरीदारी की है। ये जो भारी सेलिंग प्रेशर है ना, बस यही बाजार को नीचे की तरफ धकेल रहा है। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे सेक्शन का, यानी अर्निंग्स स्कोरकार्ड। देखते हैं कि कंपनियों के Q4 नतीजों का क्या हाल रहा है। यहाँ हमने कई कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड्स को एक साथ रखा है। बजाज फिनसर्व और अडानी पोर्ट्स ने एक बहुत ही स्टेबल ग्रोथ दिखाई है। वहीं HUL का प्रॉफिट भी साल दर साल के हिसाब से 21% बढ़ गया है, जो कि बढ़िया है। लेकिन यहाँ केसोल्स का मामला सबसे अलग और दिलचस्प है। देखिए, इनके सालाना आंकड़े तो ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में गिरावट दिखी, बाजार ने इन्हें बिल्कुल माफ नहीं किया। स्टॉक में भारी गिरावट आ गई। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि बाजार आजकल कितनी बेदर्दी से हर एक तिमाही के नतीजों को तौलता है। जरा सी भी चूक और स्टॉक सीधा नीचे। आइए अब आते हैं सेक्शन 4 पर और बात करते हैं कुछ बड़े कॉर्पोरेट अपडेट्स और रणनीतिक फैसलों की। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर की एक सब्सिडियरी ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा दांव खेला है। हम बात कर रहे हैं पूरे 6,500 करोड़ रुपए के एक विशाल निवेश की। इससे वो 10 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं। और हाँ, ये काम एक साथ नहीं होगा, बल्कि 5-5 गीगावाट के 2 अलग-अलग फेज में से पूरा किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ये वाकई एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। बैंकिंग सेक्टर से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। फेडरल बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के इंडिया क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी कस्टमर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब फेडरल बैंक के सिस्टम में माइग्रेट हो जाएंगे। काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक के मोर्चे से एक थोड़ी नकारात्मक खबर है। जानी मानी रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इनकी रेटिंग घटा दी है। अब इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं? पहला तो यह है कि बाजार में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा जो सबसे अहम है वो है इनकी ब्रांड इमेज को पहुंचा हुआ नुकसान।
इस खराब परसेप्शन का सीधा असर अब उनके ओवरऑल बिजनेस पर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब टेलीकॉम सेक्टर की ओर चलें तो वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के लिए टेलीकॉम विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। उनके एजीआर बकाये को घटाकर अब लगभग 64,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या है? अब उन्हें ये पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि किस्तों में कैसे चुकाने की परमिशन मिल गई है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और जब कॉर्पोरेट एक्शन की बात हो ही रही है तो हम बजाज ऑटो को कैसे भूल सकते हैं। 6 मई को कंपनी का बोर्ड एक नए शेयर बायबैक पर विचार करने के लिए मिलने वाला है। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, स्टॉक में लगभग 5% का एक शानदार उछाल देखने को मिला। ये दिखाता है कि निवेशक इस खबर को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन 5 की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे वेदांता डीमर्जर की और समझेंगे इस सो कॉल्ड क्रैश की असली सच्चाई। मुझे पता है ये एक सवाल यकीनन कई नए निवेशकों को बहुत परेशान कर रहा होगा कि भाई किसी भी अच्छे खासे शेयर का प्राइस अचानक एक ही दिन में 60 से 65% तक नीचे कैसे गिर सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप सुबह उठें और अपने पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी गिरावट देखें तो पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये कोई क्रैश या आपका कोई वित्तीय नुकसान नहीं है। इसे मार्केट की भाषा में डीमर्जर या स्पिन ऑफ कहते हैं। होता यह है कि जब एक बड़ा बिजनेस कई छोटी और स्वतंत्र कंपनियों में बढ़ जाता है तो शेयर का प्राइस भी उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाता है। इसमें शेयर धारकों की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं। अगर हम वेदांता के केस को देखें तो वो असल में 5 अलग अलग यूनिट्स में बट रही हैं। तो आगे से भविष्य में जब भी किसी स्टॉक में आपको ऐसा अजीब सा मूवमेंट दिखे ना, तो घबराने के बजाय बस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाइए और उस कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन टैब चेक कीजिए। वहां आपको साफ साफ लिखा मिल जाएगा कि एक एक्स डीमर्जर इवेंट है। इस छोटी सी जानकारी से आप डीमर्जर, स्प्लिट या बोनस के समय होने वाले इस तरह के बेमतलब के पैनिक से आसानी से बच सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6 पर। यहाँ हम बनाएंगे अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट और करेंगे सोमवार के मार्केट की तैयारी। तो चलिए जल्दी से इस टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को बाजार बंद होने के दौरान जिंदाल, पंजाब सीमेंट्स, आरके फोर्ज और जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के नतीजे सामने आए हैं। इसके बाद शनिवार को डीमार्ट भी अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स जारी कर देगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोमवार को जब मार्केट की घंटी बजेगी तो इन सभी नतीजों का असर आपको इन स्टॉक्स की कीमतों पर तुरंत देखने को मिलेगा। तो इन्हें अपनी रडार पर जरूर रखिएगा। तो अंत में ये पूरा सिनारियो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिकन मार्केट्स की शानदार तेजी और 200 पॉइंट ऊपर जाता हुआ हमारा गिफ्ट निफ्टी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एफआईआईज की 8,000 करोड़ की वो भारी बिकवाली और रिकॉर्ड निचले स्तर पर खड़ा हमारा रुपया भी है। तो सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो आखिर कौन सी ताकत हावी होगी? क्या ग्लोबल बाजारों का ये आशावाद जीतेगा या फिर हमारे घरेलू दबाव मार्केट को नीचे खींच ले जाएंगे? खैर, इसका जवाब तो सोमवार को ही मिलेगा। आज के एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के ट्रेडिंग सेशंस के लिए इन सभी आंकड़ों पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।